हाँ, होमगार्ड जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सारी बातों को सुनते रहिएगा। सबसे पहले अब सवाल पर बात किया जाएगा, नवाबगंज पंछी विहार पूछा जाएगा। नवाबगंज पंछी विहार कहां, तो लिखिएगा नवाबगंज पंछी विहार। नवाब बिल्कुल करेक्ट, नवाबगंज पंछी विहार। हाँ, तो याद रखना है, पूछा जाएगा नवाबगंज पंछी विहार, तो बताइएगा उन्नाव। कहां बताना है भाई? उन्नाव में है, 2 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये उन्नाव में पड़ता है। कहां पड़ता है? उन्नाव में पड़ता है। याद रखना है कितने वर्ग किलोमीटर में? 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना 1984 में हुआ। अगर पूछा जाए स्थापना तो बताइएगा 1984। क्या बताना भाई? 1984। नवाबगंज पंछी विहार कहां स्थित है? क्या बताइएगा? उन्नाव। बोलते भी रहना, कहां स्थित है? उन्नाव में स्थित है, 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना 1984 में। कब हुआ? 1984 में हुआ है। फिर पूछा जाएगा समसपुर पंछी विहार कहां है, तो बताइएगा रायबरेली। हाँ, समसपुर पूछा जाए तो बताना समसपुर पंछी विहार, तो ये बताना है समसपुर पंछी विहार कहां स्थित है, तो रायबरेली के अंदर। कहां स्थित है भाई? रायबरेली के अंदर स्थित है। याद रहे समसपुर पंछी विहार 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1987 में इसकी स्थापना हुआ है। स्थापना भी याद रखना है 1987। कब हुआ भाई? 1987 में हुआ है। ठीक है भाई, बोल बोल के लिखिएगा, याद हो जाएगा। तो नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में है, स्थापना 1984 में हुआ है। समसपुर पंछी विहार रायबरेली में, स्थापना 1987 में हुआ है। फिर पूछा जाएगा लाख बहोसी पंछी विहार कहां है, तो याद रखना बिल्कुल करेक्ट, लाख बहोसी अगर पूछा जाए, हाँ, लाख बहोसी पंछी विहार, तो याद रखना है लाख बहोसी पंछी विहार अगर पूछा जाए तो लाख बहोसी पंछी विहार याद रखिएगा ये पड़ता है कहां? कन्नौज में। हाँ, याद रखिए फर्रुखाबाद भी अगर लिख दे, यहां फर्रुखाबाद लिख दे तब भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, तो कन्नौज या फर्रुखाबाद जो भी लिखा रहेगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 80 वर्ग किलोमीटर में फैला। कितना? 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और स्थापना 1988 में। कब हुआ भाई? 1988 में हुआ है। तो याद रहे लाख बहोसी, अगर नहीं दिख रहा आगे आ जाइए, यहां आ जाइए, दिख रहा है? चलिए, तो लाख बहोसी पंछी विहार फर्रुखाबाद याद रखिएगा, या कन्नौज 1988 में स्थापना हुआ। कब हुआ? 1988 में हुआ है। फिर पूछा जाएगा सांडी पंछी विहार। क्या पूछा जाएगा? सांडी पंछी विहार हरदोई में है। याद रखिएगा सांडी पंछी विहार पूछा जाए तो बताना सांडी पंछी विहार हरदोई के अंदर है। हाँ, ये कहां स्थित है भाई? तो हरदोई के अंदर स्थित है सांडी पंछी विहार, हरदोई के अंदर स्थित है। 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1990 में स्थापना हुआ। स्थापना अगर पूछा जाए तो 1990 में हुआ है ये, तो याद रखिए सांडी पंछी विहार 1990 में बना। कब बना? 1990 में बना है। बखिरा पंछी विहार पूछा जाएगा तो याद रखना बिल्कुल करेक्ट, तो बखिरा अगर पूछा जाए, बखिरा पंछी विहार अगर पूछा जाए तो याद से बताइएगा कहां पड़ता भाई? संत कबीर नगर। हाँ, संत कबीर नगर के अंदर पड़ता है। संत कबीर नगर के अंदर पड़ता। बखिरा पूछा जाए, याद रखिएगा संत कबीर नगर में, ये भी 1990 में बना। कब बना भाई? ये भी स्थापना इसका भी 1990 है। तो स्थापना अगर पूछा जाए तो 1990 बताइएगा। बखिरा पंछी विहार कहां भाई? संत कबीर नगर में। ओखला पंछी विहार पूछा जाएगा गौतम बुद्ध नगर। हाँ, तो याद रखे, हाँ, ओखला पंछी विहार अगर पूछा जाए तो याद रखना है ओखला पंछी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर याद रखिएगा। स्थापना 1990। हाँ, तो इसकी भी स्थापना हुआ है 1990 में हुआ है भाई। 1990 ओखला पंछी विहार 1990 में। कब बना भाई? 1990 में बना। फिर पूछा जाएगा समान पंछी विहार मैनपुरी में है। समान पंछी विहार कहां है? मैनपुरी में है। स्थापना 1990 में हुआ है। समान पंछी विहार मैनपुरी में स्थित है। याद रखना है मैनपुरी में है। स्थापना 1990 में हुआ है। 1990 में स्थापना हुआ है, तो याद रखिएगा
महत्वपूर्ण सवाल पर बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा विजय सागर पंछी विहार, याद रखिएगा विजय सागर पड़ता कहां है, महोबा में। तो विजय सागर पंछी विहार महोबा के अंदर है, विजय सागर पंछी विहार। हाँ, तो याद रखना है विजय सागर पंछी विहार कहां पड़ता है, तो बताना महोबा के अंदर है। महोबा और हमीरपुर दोनों जगह, हमीरपुर भी याद रखना है। और स्थापना 1990, स्थापना कब का भाई, 1990 में बना है। तो ध्यान से सुनिएगा, विजय सागर पंछी विहार बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। याद रखिएगा पटना पंछी विहार कहां है, एटा के अंदर है, पटना पंछी विहार। तो याद रखना है पटना पंछी विहार ये पड़ता है एटा जिले में। और याद रखना स्थापना 1990, स्थापना 1990 बताइएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात कर रहे हैं। पूछा जाएगा सुरहा ताल पंछी विहार बलिया, याद रखिएगा 1991 में बना है सुरहा ताल। तो ऊपर लिख देते हैं भाई सुरहा ताल पंछी विहार अगर पूछा जाए तो याद रखना है ये पड़ता है बलिया के अंदर। कहां पड़ता भाई, बलिया में पड़ता है। स्थापना 1991, हाँ 1991 में बलिया के अंदर। याद रखिएगा महत्वपूर्ण चर्चा जो है अभी हम लोग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड में सबसे ज्यादा सवाल आप देखिएगा, हाँ ये जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है होमगार्ड का, इसी सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल फंसने वाला है। ठीक है भाई, एक एक सवाल लिखिएगा ध्यान से। इसको क्या करना भाई, आपको 4 बार रिपीट करना है और आप देखिएगा सारे सवाल आपके पेपर में बिल्कुल आ जाएंगे, सारे सवाल पेपर में बिल्कुल आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया, इतनी बातें जो भी बताया क्लियर हो गया भाई। तो इतनी बातें लिख ली है, कोई छूटा नहीं है ना, याद रहे एक भी सवाल छूटना नहीं है किसी कीमत पे। तो और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, हाँ स्थापना 1957। तो चंद्रप्रभा ऊपर लिख देते भाई, चंद्रप्रभा अगर पूछा जाए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अगर पूछा जाए तो ध्यान से बताइएगा ये चंदौली के अंदर कहां पड़ता भाई, चंदौली के अंदर पड़ता है। याद रहे चंद्रप्रभा की स्थापना 1957। तो स्थापना अगर पूछा जाए तो बताना है 1957 बताना। क्या बताना भाई, 1957 बता के चलना है। बात अगर समझ में आया तो बताइए भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। ये इतनी बातें लिख लिया, क्या कोई छूटा नहीं है ना, कुछ छूटा नहीं है। तो हम यहां से मिटा रहे हैं। नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में स्थित है। समसपुर पंछी विहार कहां, रायबरेली में है। लाख बहोसी कन्नौज या फर्रुखाबाद, जो रहेगा उसको आप लिख के चलिएगा। किशनपुर पंछी विहार लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर पंछी विहार अगर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी बताइएगा। किशनपुर, हाँ पंछी विहार अगर पूछा जाए तो याद से बताइएगा किशनपुर पंछी विहार ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी याद रहे स्थापना 1972, हाँ स्थापना इसका हुआ है 1972 में। किशनपुर पंछी विहार लखीमपुर खीरी 1972 के अंदर इसकी स्थापना हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, हाँ 1976 में बना है। कतरनिया घाट बहराइच, कतरनिया हाँ घाट याद रखना है पंछी विहार, याद रखिएगा ये बहराइच के अंदर। कहां भाई, ये बहराइच के अंदर है। और स्थापना कब हुआ, 1976, स्थापना 1976। साफ साफ लिखिएगा, बिल्कुल साफ लिखना है, एक एक सवाल लिखिए और याद रहे फंसेगा सवाल। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। महावीर स्वामी याद रखने ललितपुर में है। महावीर स्वामी अगर पूछा जाए वन्यजीव विहार तो याद रखिएगा, हाँ ये बना है 1977 में। ये कहां पड़ता भाई, वन्यजीव विहार ललितपुर के अंदर पड़ता है। ललितपुर कहां पड़ता भाई, ललितपुर में पड़ता है। और स्थापना 1977, स्थापना कब हुआ भाई, 1977, स्थापना 1977 में हुआ है। स्थापना 1977 के अंदर हुआ है। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी अगर पूछा जाए ललितपुर 1977 बता के चलिएगा। बात अगर समझ में आया तो सोहगी वर्मा भी याद रखिएगा, महाराजगंज वाला याद रखना, सोहगी वर्मा वन्यजीव विहार महाराजगंज।
हाँ, तो याद रखिएगा पूछा जाएगा सोहगी बरवा, हाँ, वन्य जीव विहार, सोहगी बरवा वन्य जीव विहार अगर पूछा जाए तो याद रखना है वन्य जीव विहार, ये महाराजगंज में पड़ता है, महाराजगंज के अंदर पड़ता है, महाराजगंज। और याद रखिएगा ये इसकी स्थापना 1987 सुहेलवा, याद रखिएगा सुहेलवा वन्यजीव विहार कहां पड़ता है, बहराइच और गोंडा। हाँ, सुहेलवा याद रखना है 2 जिले में, बहराइच और गोंडा में, तो याद रखिएगा। हाँ, सुहेलवा अगर पूछा जाए, सुहेलवा वन्यजीव विहार अगर पूछा जाए तो याद रखना है यह बहराइच और गोंडा दोनों बताना है, तो बहराइच और गोंडा दोनों बताइएगा। बहराइच प्लस गोंडा, स्थापना इसका कब हुआ, 1988 में बना है, 1988। तो याद रखना सुहेलवा वन्यजीव विहार 1988 के अंदर बना है। बात अगर समझ में आया तो बताइए। दुधवा नेशनल पार्क आपको पता है लखीमपुर खीरी में, हाँ, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। बात समझ में आया, कहां है भाई, लखीमपुर खीरी के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है। कब बना है दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ होगा भाई, तो हाँ, दुधवा नेशनल पार्क जो है की स्थापना कब हुआ होगा बताइए। दुधवा नेशनल पार्क यह स्थित है लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी। हाँ, तो याद रखना है अगर पूछा जाए इसकी स्थापना 1977 बताइएगा, 1977 बता के चलना है। क्या बताना है, 1977 बताना है। तो इतनी बातें नोट हो गया क्या, थोड़ा स्पीड से लिखिए, साफ लिखिए, सुंदर लिखिए, बोल बोल के लिखिए, और 4 बार इसको आगे चल के पढ़ना है, 1 बार लिखना है, 4 बार पढ़िएगा। और देखेंगे होमगार्ड में जो भी सवाल आने वाला है अधिकांश सवाल का उत्तर आपको मिलेगा। हो गया भाई, कितनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें। चलिए, तो हाँ, कोई छूटना ना पाए, एक भी सवाल छूटे ना किसी कीमत पे। हो गया, हम फिर रिपीट करेंगे और बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कुछ सवाल याद रखना दिमाग में। माघ मेला पता कि नहीं पता है, माघ मेला याद रहे लगता है प्रयागराज। माघ मेला कहां लगता भाई, प्रयागराज में लगता है भाई। माघ मेला कहां लगता भाई, प्रयागराज में लगता है। तो याद रहे माघ मेला अगर पूछा जाए तो ध्यान से बताना है प्रयागराज। देखो बांसी ना बता दियो, हाँ, सिद्धार्थ नगर में बांसी नहीं बताना भाई। माघ मेला प्रत्येक वर्ष प्रयागराज बताना, कहां बताना है, प्रयागराज बताना है। याद है भाई, क्लियर हो गया। वैसे अगर प्रयागराज की बात करें तो कुंभ 12 वर्षों में लगता है। गंगा यमुना जो है और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम पर कुंभ मेला भी प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। समझ में आया भाई, लेकिन माघ मेला कहां बताना है, प्रयागराज बता के चलना। बात अगर समझ में आए तो बताइएगा। अगर दशहरा मेला पूछा जाए तो आगरा और मथुरा में बताइएगा। दशहरा आगरा और मथुरा बताइएगा। वैसे दशहरा हर जगह मनाया जाता है, लेकिन आगरा और मथुरा बता के चलना। क्या बताना है, आगरा और मथुरा बता देना है। ये लिख लिया भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया। तो ध्यान से सारी बातों को सुनते हुए चलिएगा। आप देखेंगे कि अगर आपने इसको 3-4 बार पढ़ा तो सारे सवाल आप देखेंगे आपके पेपर में यहीं से मिलेगा। चलिए, तो हरिदास जयंती पूछा जाएगा, वृंदावन बताना। लिख लीजिएगा हरिदास जयंती, नोट करिएगा। हरिदास जयंती अगर पूछा जाए तो याद से बताइएगा कहां, वृंदावन। हाँ, वृंदावन बताइएगा। क्या बताना भाई, वृंदावन बताइएगा। तो याद रहे वृंदावन बताना। हरिदास जयंती क्या बताइएगा, वृंदावन बताइएगा। नौचंदी देवी का मेला मेरठ बताइएगा। हाँ, नौचंदी देवी का मेला अगर पूछा जाए तो नौचंदी देवी का मेला मेरठ में लगता है। नौचंदी देवी का मेला अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, नौचंदी देवी का मेला लगता है मेरठ के अंदर। कहां लगता है, तो मेरठ में लगता है नौचंदी देवी का मेला। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइएगा नैमिषारण्य का मेला कहां लगता है, तो नैमिषारण्य सीतापुर। हाँ, नैमिषारण्य का मेला पूछा जाए तो याद से बताना है कि नैमिषारण्य मेला जो है ये लगता है सीतापुर में। कहां लगता भाई, तो सीतापुर में लगता है। कहां, सीतापुर बताइएगा।
नैमिषारण्य का मेला कहाँ बताना भाई, सीतापुर बता के चलना है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी, देवा शरीफ का मेला कहाँ लगेगा भाई, तो देवा शरीफ का मेला पूछा जाएगा तो देवा शरीफ का मेला ये मिलेगा आपको बाराबंकी में। कहां पर, बाराबंकी में, याद रखना है बाराबंकी देवा शरीफ। एक एक सवाल रटवा दिया जाएगा। सैयद सालार मसूद शाह गाजी, तो सैयद सालार का मेला बहराइच में, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, सैयद सालार अगर पूछा जाए, सैयद सालार मेला लगता है कहां पर, बहराइच में। कहां लगता भाई, तो बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला, बहराइच के अंदर लगता है सैयद सालार। देवी पाटन पूछा जाए तो ध्यान से बताइएगा। हाँ, तो देवी पाटन कहां लगता भाई, तो देवी पाटन मेला याद रहे। हाँ, ये लगता है कहां पर, तो तुलसीपुर। और कहां पड़ता है तुलसीपुर, किस जिले में पड़ता है, तो ध्यान से बलरामपुर ही बताना है। देखिए कापी किताब में गोंडा लिखा है, गोंडा बताइएगा, नहीं गलत हो जाएगा, बलरामपुर बताइएगा। कहां, बलरामपुर बताइएगा। कामपिल मेला पूछा जा, बांदा, बांदा। हाँ, तो पूछा जाएगा कि कामपिल मेला अगर पूछा जाए तो क्या बताना भाई, ये लगता है बांदा, कामपिल मेला बांदा। और बांदा कहां पड़ता भाई, तो याद रखना है बांदा पड़ेगा, बांदा जिला। क्या, कामपिल महोत्सव अगर पूछा जाए फर्रुखाबाद, कामपिल महोत्सव कहां, फर्रुखाबाद। और कामपिल मेला पूछा जाए बांदा बता के चलिएगा। बात समझ में आया भाई, तो कामपिल महोत्सव याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो फर्रुखाबाद बताइएगा। खिचड़ी वाला सवाल आएगा गोरखपुर, खिचड़ी वाला गोरखपुर। देखिए गलत नहीं करना है, पूछा जाएगा रामनगरिया मेला, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। रामनगरिया मेला अगर पूछा जाए, रामनगरिया मेला कहां लगता है, तो क्या बताइएगा, फर्रुखाबाद बताइएगा। हाँ, फर्रुखाबाद। रामनगरिया मेला कहां लगता है भाई, फर्रुखाबाद के अंदर लगता है। गोला गोकर्णनाथ का मेला कहां लगता है, लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ का मेला अगर पूछा जाए, गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है कहां पर, लखीमपुर खीरी में। कहां पर, लखीमपुर खीरी के अंदर लगता है, लखीमपुर खीरी याद करके चलना है। बात अगर समझ में आए तो बताइएगा भाई। बटेश्वर मेला कहां लगता है, आगरा में। हम बटेश्वर मेला पूछा जाए तो याद रहे बटेश्वर मेला पशुओं का मेला है। कहां लगता है भाई, तो आगरा के अंदर लगता है बटेश्वर मेला। सब नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। कैलाश मेला कहां लगता है, कैलाश, बिल्कुल करेक्ट, आगरा में। कैलाश मेला कहां, आगरा बताना है। तो याद रहे अगर पूछा जाए कि कैलाश मेला कहां लगता है, तो याद रखना है भाई आगरा बताना। क्या बताना है, आगरा बता के चलना है। कैलाश मेला कहां पर, तो आगरा बता के चलिएगा। बात अगर समझ में आया तो याद रखना है शाकुंभरी देवी का मेला। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। पूछा जाएगा शाकुंभरी देवी का मेला कहां लगता है, तो बता देना सहारनपुर। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला अगर पूछा जाए, शाकुंभरी देवी मेला, तो ये लगता है सहारनपुर के अंदर। कहां पर, सहारनपुर के अंदर लगता है। शाकुंभरी देवी सहारनपुर बताइएगा। कहां बताना भाई, सहारनपुर बताना। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। वैसे याद रहे पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा मेला कहां लगता है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा मथुरा में लगता। कहां लगता भाई, तो मथुरा में कितना लगता है, 84 मेला लगता। कितना, तो 84 मेला लगता मथुरा के अंदर सबसे ज्यादा। सबसे कम मेला कहां लगता भाई, तो याद रहे सबसे कम कहां लगता, पीलीभीत, पीलीभीत। सबसे कम मेला पूछा जाए तो पीलीभीत बताइएगा। चलिए, तो देव छठ मेला पूछा, देव छठ, हाँ नहीं, दाऊ जी मथुरा, दाऊ जी मथुरा। देव छठ मेला कहां लगता है, तो देव छठ अगर पूछा जाए, देव छठ मेला, तो दाऊ जी कहां, मथुरा। हाँ, तो बताना है दाऊ जी। और ये कहां, तो मथुरा के अंदर। दाऊ जी कहां पर, मथुरा के अंदर पड़ता है। छठ मेला अगर पूछा जाए तो। आपसे नककटैया मेला पूछा जाए, बड़ा महत्वपूर्ण है, बनारस के अंदर। नककटैया, नककटैया मेला, नककटैया मेला ये बनारस माने वाराणसी के अंदर। तो नककटैया मेला कहां पर, तो वाराणसी बता के चलना। क्या बताना भाई, वाराणसी बता के चलना है। समझ में आया भाई, नककटैया मेला कहां पर, तो नककटैया मेला वाराणसी के अंदर लगता है।
आपसे पूछा जाएगा बाल सुंदरी देवी का मेला, तो याद रहे बाल सुंदरी देवी का मेला अनूप शहर बुलंदशहर। हाँ, बाल सुंदरी देवी का मेला, बाल सुंदरी देवी मेला अगर पूछा जाए तो याद से बताइएगा। बाल सुंदरी देवी मेला अगर पूछा जाए तो ध्यान से क्या बताइएगा, याद रहे अनूप शहर बताना। क्या बताना भाई? अनूप शहर। तो अनूप शहर कहां पड़ता है? याद से बताइएगा, ये पड़ता है बुलंदशहर में। कहां पड़ता भाई? अनूप शहर कहां पड़ता है? बुलंदशहर में। कहां पड़ता भाई? बुलंदशहर में पड़ता है। कबीर मेला पूछा जाए तो ध्यान से मगहर बताइएगा। हाँ, कबीर मेला अगर या मगहर महोत्सव पूछा जाए तो कबीर मेला याद रखना है। हाँ, ये लगता है मगहर, और मगहर कहां पड़ता भाई? तो मगहर पड़ता है संत कबीर नगर में। कहां पड़ता भाई? संत कबीर नगर के अंदर। तो याद रखिएगा, हाँ, कबीर मेला पूछा जाए तो मगहर बताइएगा। कहां लगता भाई? संत कबीर नगर में लगता है। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है भाई, एक भी सवाल हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। और आपके होमगार्ड परीक्षा के लिए रामबाण है भाई। क्या है? रामबाण है। तो याद रखिएगा कबीर मेला, हाँ, यहां पर जो हम मगहर, हाँ, तो संत कबीर नगर याद रखना है। कबीर मेला मगहर में लगता है। मगहर कहां पड़ता भाई? संत कबीर नगर। कहां पड़ता है? संत कबीर नगर के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, संत कबीर नगर। तो ध्यान से सारी बातों को सुना। हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी देवी का मेला मेरठ में, नैमी सारण सीतापुर के अंदर पड़ता है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में, सैयद सालार का मेला बहराइच में, देवी पाटन पड़ता है तुलसीपुर, और तुलसीपुर बलरामपुर के अंदर है, काम्पिल मेला बांदा में, और काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। ठीक है भाई, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी में, बटेश्वर मेला आगरा में, कैलाश मेला कहां लगता भाई? आगरा के अंदर लगता है। समझ में आया भाई? कैलाश मेला कहां लगता? आगरा में। शाकुंभरी देवी सहारनपुर में, और याद रखना देव छठ मेला दाऊ जी मथुरा में, नक कटैया मेला वाराणसी में, बाल सुंदरी देवी का मेला कहां लगता? अनूप शहर में, और कबीर महोत्सव या कबीर का मेला कहां लगता? मगहर में लगता है। क्लियर हो गया भाई? कहां लगता है? मगहर के अंदर लगता है। ठीक है, तो आप इसको जब 3-4 बार रिपीट कर लेंगे, सवाल आपका देखिएगा, एक एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पूछा जाएगा भाई। यहीं से सवाल आपके पेपर में आने वाला है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो पूछा जाएगा यहां से, और भी सवाल पर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा जाएगा सुलह कुल, क्या सुलह कुल त्योहार पूछा जाएगा या सुलह कुल उत्सव? तो याद रखिएगा सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल उत्सव अगर पूछा जाए तो याद से क्या बताइएगा? आगरा। हाँ, एक भी पेपर में जो सवाल आने वाला है उसके लिए कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। कॉपी में सारी बात लिखिए, 4 बार पढ़िए, जो सवाल बता दिया वो आपके पेपर में आने वाला ही है। चलिए, तो रामायण मेला अगर पूछा जाए चित्रकूट में, रामायण मेला कहां लगता भाई? तो रामायण मेला याद रखना है, रामायण मेला कहां लगता है? तो बताइएगा चित्रकूट के अंदर। कहां पड़ता भाई? चित्रकूट के अंदर पड़ता है रामायण मेला, चित्रकूट बताइएगा। ददरी पशु का मेला पूछा जाए, बलिया बताइएगा। ददरी पशु मेला कहां पर? तो बताइएगा ददरी पशु मेला बलिया के अंदर लगता है, बलिया। हाँ, याद रहे बलिया जो है, ददरी पशु मेला कहां पर? बलिया बताइएगा। क्या? बलिया बता के चलना है। समझ में आ गया भाई? इतनी बातें याद से एक एक सवाल लिख लीजिएगा। फिर पूछा जाएगा श्रृंगी रामपुर का मेला कहां लगता है? फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर ऐसे पूछा जाएगा, श्रृंगी रामपुर मेला अगर पूछा जाए तो ये फर्रुखाबाद बताना है, फर्रुखाबाद बताइएगा। हाँ, फर्रुखाबाद बताइएगा। तो श्रृंगी रामपुर मेला कहां लगता है? फर्रुखाबाद के अंदर लगता है। फर्रुखाबाद कहां लगता भाई? फर्रुखाबाद के अंदर लगता है। एक एक सवाल का अपना रोल है, और ध्यान से जो बातें बताया उसको 4 बार लिख के पढ़िएगा। एक भी सिंगल सवाल आपका छूटेगा नहीं, गारंटी है भाई। 100 में 90 सवाल का टारगेट हमारा है, और आप देखिएगा धीरे धीरे हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे हमारा जो टारगेट है होमगार्ड भर्ती में 100 में 90 सवाल हमको सही कराना है किसी कीमत पे। इसलिए आप जो बताएं उसको लिखिए, 4 बार पढ़िए, और आप देखिएगा सवाल पेपर में 100% फंसना ही है।
ठीक है भाई, किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो सीरीज चल रहा है इसको खाली ध्यान से सुनिए, लिखिए और इसको याद करिए। ठीक है भाई, तो हरिदास जयंती ये वृंदावन में, नौचंदी मेला मेरठ में, नैमी सारण सीतापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी, सैयद सालार मेला बहराइच में, देवी पाटन तुलसीपुर में, काम्पिल मेला बांदा में, लेकिन काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद है, रामनगरिया फर्रुखाबाद में, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में, बटेश्वर मेला आगरा में, कैलाश मेला कहां पर, आगरा के अंदर, कैलाश मेला आगरा के अंदर लगता है। समझ में आया भाई? चलिए, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो क्या भाई, सोनभद्र। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, हाँ, तो यूपी के अंदर सर्वाधिक जनजाति कहां, तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, हाँ, सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला क्या भाई, तो याद रखना है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला क्या है, तो सोनभद्र बताइएगा ध्यान से गलत नहीं। जब हम कहेंगे सबसे ज्यादा, हमने लिखा जनजाति लिखा है, जब कहते अनुसूचित जाति तब आप बताते सीतापुर, लेकिन हमने कह दिया सबसे ज्यादा जनजाति माने हम अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं। समझ में आया कहां पर, हाँ, एसटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एससी सीतापुर में है। ठीक है भाई, तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए ध्यान से, इसीलिए सवाल हो जाता गलत भाई, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला क्या है, हाँ, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला अगर पूछा जाए तो याद रखना है सबसे ज्यादा एससी पाए जाते हैं सीतापुर में। कहां पर, सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी हैं और एसटी सबसे ज्यादा सोनभद्र में है। बात अगर समझ में आया तो बताइएगा, क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो फिर सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, कितने हैं भाई, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। यूपी के अंदर 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आपसे पूछा जाएगा कि नंबर 1 काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो बनारस में है, स्थापना 1916, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो याद रखना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाए तो हाँ 1916 बनारस में। कहा भाई, बनारस में है बीएचयू, गलत नहीं करना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछा जाए, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए तो याद रखना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या बताइएगा, क्या बताइएगा भाई, अलीगढ़ के अंदर है। स्थापना कब हुआ है, यहाँ 1920, किताबी 1921 लिखा, गलत लिखा है, किताब चेक कर लियो, हाँ, याद रखो 1920 बताना अलीगढ़ के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये याद रखिएगा लखनऊ के अंदर है, 1989 में बना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो याद रखना 1989, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय याद रखिएगा 1989 कब बना भाई, 1989 में बना। डेट सबका महत्वपूर्ण है, इस बार छपेगा तो याद रख के लिखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1987, हाँ, तो सॉरी 1887, हाँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय यही तो है भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यही तो है सबसे पुराना। हाँ भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना, तो याद रखना है, हाँ, ये बना है 1887 के अंदर। कहा, इलाहाबाद के अंदर है भाई, याद रखिएगा। राजीव गांधी नेशनल पूछा जाएगा, राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, हाँ, 2013 में। राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय, एविएशन विश्वविद्यालय रायबरेली, हाँ, ये 2013 में, 2013 के अंदर बना। कब बना, 2013 के अंदर बना। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी वाला 14, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय याद रखना है 2000 कब बना भाई, तो 2014 के अंदर बना। हम आपको एक बार सब रिपीट करवा देते हैं और याद रखिएगा, सवाल अगर यहां से आएगा तो अच्छे बच्चों का चक्कर आ जाएगा भाई। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 6,
सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के अंदर है, 1916 में बना। कब बना? 1916 में। हाँ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये अलीगढ़ के अंदर 1920 में बना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की बात कर रहे हैं, याद रहे एक जो है लखनऊ अंबेडकर विश्वविद्यालय, एक आगरा भी है, लेकिन लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ की बात कर रहे हैं, 1989 में बना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद प्रयागराज में है, और 1887 में 1800 यही सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और ये जो बताए राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय रायबरेली में, रायबरेली 2013 में बना है, रायबरेली 2013 में बना है। रानी लक्ष्मीबाई 2014 वाला झांसी में, कहां है? झांसी में है, 14 में बना, कहां? झांसी में। तो याद रखिएगा, जो बताया उसको ईमानदारी से रट लेना। तो कितने हैं? 6। कितने भाई? 6। कितने हैं? 6। 6 याद रखिए, पूरा लिखिए तब बताएं आगे। और हो गया भाई? हाँ, जो समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, गलत तो ना लिखिएगा, एक भी सवाल गलत नहीं लिखना है, ठीक है भाई? गलत ना लिखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लीजिएगा। और देखिएगा, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो स्कोर आपका अपने आप ही क्या हो जाए भाई, हवा की तरह बढ़ेगा। और आप देखिएगा स्कोर आपका पहुंच जाएगा कहां तक? आपका स्कोर आप देखिएगा 80 प्लस हो जाएगा, 80 प्लस। ठीक है भाई? क्लियर हो गया? लिख लिया? हो गया? चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ें। कोई छूटा नहीं है भाई, कोई छूटने ना पाए। हाँ, आपको अगर लग रहा कि गुरुजी स्पीड बहुत तेज है तो हम धीरे करके बात करेंगे कि ठीक है, सही है भाई, लिख ले रहे हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो हम स्पीड कर लेंगे थोड़ा सा कम, और अगर आप लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लिख पा रहे हैं भाई कि ज्यादा है? अगर ठीक है भाई, चले इतना। चलिए तो आगे बढ़े भाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आगे बढ़े तो हम आपसे ये पूछेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? हाँ, तो अब आप लिखते हुए आगे बढ़िएगा। सत्य शोधक समाज लिखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना। हाँ, अगर पूछा जाए तो ये 1873 में किसने किया? ज्योतिबा फूले ने किया। किसने किया भाई? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि गुलामगिरी की रचना, तो याद रखना है गुलामगिरी की रचना किसने किया? ज्योतिबा फूले। हाँ, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। गुलामगिरी किसने लिखा भाई? ज्योतिबा फूले ने लिखा। तो याद से आगे चल के हुए हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, सवाल गलत नहीं होगा। गुलामगिरी की रचना किसने किया? ज्योतिबा फूले ने किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। बात समझ में आया भाई? इतनी बातें क्लियर हो रहा है? चलिए तो ध्यान से सुनिए, और फिर बाद में हम जो है सवाल, आप जानते हैं कि हम कई बार रिपीट करते हैं, तो हमारा टारगेट हम बार बार रिपीट करें। आपसे पूछा जाएगा आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन प्रयागराज में है। तो याद रखना है, लिखना आनंद भवन। अगर पूछा जाए तो बताइएगा ये प्रयागराज में है। कहाँ है भाई? आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज के अंदर है। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम कहाँ भाई? हाँ, तो साबरमती आश्रम अगर पूछा जाए, साबरमती आश्रम अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई? अहमदाबाद। अहमदाबाद और साबरमती नदी पर ही है। किस नदी पर है? साबरमती नदी पर ही है। बात क्लियर हुआ? अच्छा देखो, दुई बात, एक तो इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया ऑफ लग जाए तो बंबई में है। ठीक है भाई? जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। समझ में आया भाई? छोटा छोटा सवाल, ऐसा नहीं है बहुत भारी भरकम सवाल। आपसे यही सवाल गलत होने वाला है, तो इसलिए कठिन सवाल गलत हो जाएगा तो सबका गलत हो जाएगा। जितने बच्चे परीक्षा देंगे कठिन सवाल सबका गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आसान सवाल गलत हो गया तब तो भैया दिक्कत है। इसलिए आसान सवाल ज्यादा पकड़ बना के चलना है। अलाई दरवाजा पूछा जाएगा तो बताइएगा अलाई दरवाजा दिल्ली के अंदर है। किसने बनवाया अलाई दरवाजा? तो याद रखना है दिल्ली में है।
और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने बनवाया भाई? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली के अंदर। कहां भाई? दिल्ली के अंदर। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। आगरा का किला किसने बनवाया भाई? तो आगरा का किला अगर पूछा जाए, ध्यान रहे, आगरा का किला आगरा में हुई, आगरा में। इना पूछो 10 रुपया वाला बिस्कुट कितने में? अरे 10 में। तो आगरा का किला आगरा में होगा ना। किसने बनवाया? तो अकबर ने। किसने भाई? अकबर ने भाई। याद रखिएगा, पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण सवाल पर चल रहे हैं। दिल्ली का लाल किला तो दिल्ली में हुई। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो याद रखना, दिल्ली का लाल किला अगर पूछा जाए तो ध्यान से बताइएगा, किसने बनवाया होगा? शाहजहां। किसने बनवाया होगा भाई? शाहजहां ने। बोलते हुए बढ़िएगा, हाँ लिखिए, बोल बोल के लिखिएगा। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ? पटना में। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ भाई? तो याद से बताना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म अगर पूछा जाए, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछा जाए तो बताना क्या है? पटना में हुआ। कहां हुआ भाई? पटना के अंदर हुआ है 1666 में। कहां भाई? पटना के अंदर हुआ है 1666 में। कहां हुआ भाई? पटना के अंदर 1666 में हुआ है। कब हुआ है? 1666 में। जो बता दिया, याद रहे, पेपर में छपने वाला सवाल है, इसलिए याद से एक एक सवाल को रट लीजिएगा। पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। 1600 कब? 1600 कब? हाँ हाँ, ये एडी है, एडी बात कर रहे हैं भाई। हाँ, खालसा पंथ की स्थापना कब किया भाई? तो याद रखिएगा, हाँ 1699। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया 1699। खालसा पंथ की स्थापना अगर पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया है। 1699 के अंदर किया है। कब किया भाई? 1699 में किया। याद से एक एक सवाल का रोल है भाई, समझ में आ रहा है ना? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया। क्या किया गया? खालसा पंथ की स्थापना किया गया। समझ में आया? चलिए, तो बताइएगा कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा अगर पूछा जाए तो बताना है कितनी भाषा है? तो 22। कितनी भाषा भाई? 22 भाषा है। लेकिन सुन लो, मूल रूप से 14 भाषा। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी भाई? मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी कितना है? 22। देखो, भोजपुरी ना आई है, अंग्रेजियों ना आई है, भोजपुरी अंग्रेजी नहीं है। याद से सुन लीजिएगा, भोजपुरी भी नहीं और अंग्रेजी भी नहीं है। बात अगर समझ में आए तो बताइएगा। तो यही थोड़ा सा बढ़ लेना है। अगर पूछा जाए कि सिंधी कब जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 1967 के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो याद रखना, सिंधी जोड़ा गया। लिख लीजिए, सिंधी जोड़ा गया। ठीक है भाई। 71वां संविधान संशोधन 1992। हाँ, 71वां संविधान संशोधन, बहुत सही, वाह भाई वाह। हाँ, 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया? नेपाली। हाँ, तो नेपाली जोड़ा गया, मणिपुरी जोड़ा गया और कोंकणी जोड़ा गया। तो याद से सुन लीजिएगा, कोंकणी जोड़ा गया। अगर पीछे से नहीं दिख रहा तो आगे आ जाइए भाई। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। 92वां संविधान संशोधन 2000, बिल्कुल करेक्ट। 2003। तो याद रखना है क्या जोड़ा गया? हाँ, तो क्या जोड़ा गया भाई? हाँ, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली और संथाली जोड़ा गया। ध्यान से सुनिए, गलत नहीं लिखना है, याद रहे एक एक सवाल। ठीक है भाई, गलत नहीं होना चाहिए और एक भी सवाल गलत ना लिखिएगा और बोल बोल के लिखिए। तो 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। ठीक है भाई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। समझ में आ गया? हाँ, अगर नहीं दिख रहा भाई आगे आ जाइएगा।
और एक तो गलत ना लिखिएगा, और अगर हमारी स्पीड ज्यादा तो आप बोलिएगा तो धीरे धीरे बोलेंगे। और लेकिन सवाल का क्या करना भाई, सवाल जो है जितना ज्यादा आप पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ भाई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत अगर पूछा जाए 2014। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत अगर पूछा जाए तो याद से बताइएगा 2 अक्टूबर 2000। हाँ, तो 2 अक्टूबर 2014 बताइएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हाँ मोदी जी के द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया। इसका लक्ष्य था 2019 तक भारत को क्या स्वच्छ कर देना है। ठीक है भाई, 2019 तक भारत को क्या करना भाई, स्वच्छ बनाने का लक्ष्य था। तो स्वच्छ भारत मिशन ये कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2000। बात क्लियर हुआ भाई, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा आगरा किस नदी किनारे है, दिल्ली किस नदी किनारे है? तो आगरा, मथुरा, दिल्ली सब किसके किनारे भाई? बिल्कुल करेक्ट। आगरा हो जाए, मथुरा हो जाए, दिल्ली हो जाए, सब किसके किनारे भाई? ये सब यमुना नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के कहां है? तट पर है, तट पर है। याद रखना, अयोध्या किस नदी किनारे? हाँ, अयोध्या याद रखना है सरयू नदी किनारे भाई। ये सरयू नदी के तट पर है। तो अयोध्या पूछा जाए क्या बताइएगा? सरयू नदी के तट पर अयोध्या, सरयू नदी के तट पर। आगरा, मथुरा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। समझ में आया भाई? आगरा, यमुना, हाँ आगरा पूछा जाए यमुना नदी, मथुरा पूछा जाए यमुना नदी, दिल्ली पूछा जाए यमुना नदी। ध्यान से सुनिए और आप देखिएगा, हर सवाल का अपना रोल है भाई, हर सवाल का रोल है। बात क्लियर हुआ? अच्छा, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कितवें नंबर पे है? क्षेत्रफल में कितवें नंबर पे है? तो क्षेत्रफल में कितवें नंबर पे? चौथे नंबर पे है। और जनसंख्या में कितवें नंबर पे है? तो जनसंख्या में पहले नंबर पे है, जनसंख्या में पहले नंबर पे है। समझ में आया भाई? तो क्षेत्रफल में चौथा नंबर है और जनसंख्या में कितवां नंबर है? तो पहला नंबर है। समझ में आया भाई? दोनों बातें क्लियर हो गया? तो दोनों बातें याद रखिएगा भाई। हाई वाला लिखा गया क्या? लिख लिए इतनी बातें। चलिए, तो और भी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। हमने कहा खाली लिखिए, किताब का यहाँ रोल ही खत्म है भाई। जो बताया उसको 4 बार पढ़िए, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाए हुंडरू, क्या हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात झारखंड में। तो याद से लिखिए हुंडरू, क्या हुंडरू जलप्रपात। हाँ, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के अंदर है। हुंडरू जलप्रपात कहां है? तो झारखंड के अंदर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात पूछा जाए क्या बताइए भाई? झारखंड बता के चलिएगा। क्या बताना है? झारखंड बताइएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पूरे दुनिया की बात करें कितने महाद्वीप हैं? 7। तो महाद्वीपों की संख्या कितना भाई? तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। हाँ, महाद्वीपों की अगर संख्या पूछा जाए तो बताइएगा पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने भाई? 7 महाद्वीप पृथ्वी पर स्थित हैं। आपको 7 का नाम भी याद होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। याद है तो बताइए, नहीं याद है तब भी बताइए। अगर नहीं याद है तो नोट करिए। नंबर 1 लाइन से लिखिए भाई, एशिया। नंबर 1 लिखिए एशिया, इसके बाद अफ्रीका। नंबर 1 लिखिएगा एशिया, सब लोग लिखिए। हाँ, एशिया लिखिए। एशिया के बाद क्या लिखना भाई? एशिया लिखिए, अफ्रीका। और ध्यान रहे, जो हम लाइन से बता रहे ऐसे ही याद रहे, ऐसे ही क्रम से रट लीजिएगा। अफ्रीका हो गया भाई, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। हाँ, उत्तरी अमेरिका लिखिएगा, दक्षिणी अमेरिका। हाँ लिखिएगा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका लिखना है। फिर क्या लिखिएगा? इसके बाद लिखिएगा अंटार्कटिका। हाँ, अंटार्कटिका लिखिएगा, अंटार्कटिका लिखिएगा। इसके बाद यूरोप लिखना है। और फिर क्या लिखना है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो याद रखना है, फिर यूरोप लिखिएगा। फिर क्या लिखिएगा यहाँ? हाँ, बच गया क्या? हाँ, तो ये 7वां हो गया भाई ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। रट लीजिए, 7 महाद्वीप बताया
और ऐसे ही लाइन से याद रखना है, ठीक है भाई। ये क्रम मिलाने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको याद से ऐसे ही क्रम मिला के चलना है। बात समझ में आया भाई? तो क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एशिया हो जाएगा। दूसरा अफ्रीका का है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा दक्षिणी अमेरिका, चौथा यहाँ तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट और ऐसे याद रखना है, ठीक है भाई। पृथ्वी पर अगर बात करें, पृथ्वी पर अगर बात करें तो 7 महाद्वीपों में से पृथ्वी पर भूमि का क्षेत्र कितना भाई? केवल 29%। भूमि कितना है? 29%। कितना भाई? 29%। समझ में आया भाई? तो भूमि कितना हो जाएगा? 29% है भाई। तो भूमि कितना है? 29%। और समुद्र कितना है? पानी कितना भाई? 71। तो 71% पानी है, 29% भूमि है। सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? क्लियर हो गया भाई? तो ऐसे ही याद रखिएगा। नहीं समझ पाए? चलिए, तो 29% भूमि है, 71% पानी है, टोटल हो गया 100%। समझ में आया भाई? तो 7 महाद्वीपों में मिलाकर कुल 29% ही भूमि है। ठीक है, कितना है? 29% भूमि है। तो याद रखिएगा बाकी सब क्या है? बाकी सब पानी है, सब पानी है। और पानी कैसा पानी भाई? सब नमकीन पानी। क्या? नमकीन। एक बार हल्ला हो गया कि अब जो है नमक खत्म हो गया भाई, नमक खत्म हो गया। नमक कैसे खत्म है? चक्की यही तो चल रहा भाई, चक्की चक्की नमक निकाल, यही चक्की चल रहा है, तो नमक खत्म कैसे होगा भाई? नहीं खत्म होने वाला। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए, तो पूछा जाएगा यमुना नदी का उद्गम कहां से होता? लिखिएगा, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री से। तो यमुना नदी का उद्गम पूछा जाए उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। हाँ, तो पूछा जाएगा यमुना नदी का उद्गम अगर पूछा जाए, यमुना नदी का उद्गम अगर पूछा जाए कहां से होता है, तो यमुना नदी का उद्गम पूछा जाए तो बताइएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या स्थित है भाई? उत्तराखंड के यमुनोत्री से। कहां से? यमुनोत्री से। हाँ, याद रखिएगा, यमुनोत्री से ही यमुना नदी निकलता है। कहां से निकलता भाई? यमुनोत्री से ही क्या निकलता है? यमुना नदी निकलता है। कहां से? यमुनोत्री से ही यमुना नदी निकलता। बात समझ में आया भाई? और प्रयागराज के अंदर आकर ये गंगा से मिल जाता है। कहां से? प्रयागराज में आके गंगा से मिलता है। तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलकर बहते हुए प्रयागराज में किससे मिल जाता है? तो गंगा से मिल जाता है। बात समझ में आया भाई? अच्छा, 2-3 बातें ऐसे सुन लीजिएगा। अगर पूछा जाए चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना। यमुना। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना। चंबल, केन, बेतवा सब यमुना, इसका यमुना की सहायक नदी है। हाँ, तो चंबल, केन और बेतवा याद रखिएगा। बेतवा ये यमुना की सहायक नदी है। हाँ, यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। चंबल, केन, बेतवा यमुना की क्या है? सहायक नदी है। बात अगर समझ में आए तो बताइएगा। क्लियर हो गया भाई? चलिए, इतनी बातें अगर समझ में आए तो हम आपको एक बात और बताएं। अगर पूछा जाए पूरे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते, गांव सबसे ज्यादा कहां है? पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में याद रखिए झारखंड। सबसे ज्यादा ग्रामीण अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में, तो भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां है? झारखंड में है। भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां स्थित है? तो क्या बताइए भाई? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां स्थित है? तो झारखंड के अंदर स्थित है। कहां स्थित है भाई? झारखंड के अंदर स्थित है। तो ये वाला बात भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। गलती से दूसरा लगा देंगे गलत हो जाएगा, इसलिए एक एक सवाल का अपना रूल है। बस ध्यान से सुनिए,
सवाल सही हो जाएगा। तो यमुना नदी का उद्गम पूछा जाए, यमुना नदी का उद्गम कहां से, तो ऑप्शन खोजिएगा यमुनोत्री। और यमुनोत्री कहां मिलेगा, उत्तराखंड में। कहां मिलेगा भाई, उत्तराखंड के अंदर। पूछेगा चंबल किसकी सहायक नदी, यमुना। केन किसकी सहायक नदी, यमुना। बेतवा किसकी सहायक नदी है, सब सहायक नदी किसका हो जाएगा, यमुना का। और यहां सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो सातों का लाइन से नंबर याद रखिएगा, मिलाने के लिए आएगा, कहेगा लाइन से लगाइए इसको। और आप अगर एक भी गलत किए तो आपकी जिम्मेदारी भाई, गलत नहीं करना है। हमने बता हुंडरू, हुंडरू पूछेगा तो देखिए, हाँ यहां दक्षिण ना बताइएगा, झारखंड। हुंडरू जलप्रपात कहां भाई, झारखंड के अंदर है। पूछा जाएगा जूट सबसे ज्यादा कहां होता है, पश्चिम बंगाल। तो जूट के उस उत्पादन में पश्चिम बंगाल, हाँ जूट सबसे ज्यादा कहां होता है, तो क्या बताइएगा भाई, सबसे ज्यादा जूट पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा चाय कहां होता है भाई, चाय 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 असम में होता है। हाँ गर्मा गर्म चाय, चाय 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 असम के अंदर होता है। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, रबर सबसे ज्यादा केरल में, रबर सबसे ज्यादा केरल में होता है। और गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, गन्ना होता है कहां, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना कहां, उत्तर प्रदेश में होता है। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर रहे हैं। पूछा जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा, 15 मार्च, कौन बताएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, बिल्कुल करेक्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर पूछा जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बात समझ में आया। चल पूछा जाए भारत सरकार के वित्तीय वर्ष कब होता है, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। लिखिएगा भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब होता है, तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो याद से बताइएगा, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ही होता है, यही वित्तीय वर्ष है। फिर ध्यान से सुनिए, गलत नहीं करना भाई। 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। क्या कहते हैं भाई, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। समझ में आया तो बताइए, क्लियर हो गया। मॉरिशस की राजधानी बताइएगा, मॉरिशस की राजधानी बताइए क्या है भाई, तो मॉरिशस की राजधानी क्या बताइएगा, पोर्ट लुइस। वाह भाई वाह, लिखिएगा मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। हाँ तो मॉरिशस की राजधानी अगर पूछा जाए, हाँ मॉरिशस की राजधानी अगर पूछा जाए तो बताइएगा पोर्ट लुइस। हाँ पोर्ट लुइस। हाँ इधर उधर ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा हवाबाजी नहीं चल रहा, हम वो पढ़ा रहे हैं जैसे जैसे पेपर में सवाल आना, बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग पर बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसीलिए आप देखिएगा पेपर ऐसे नहीं फंसेगा, पेपर जो फंसता है उसके पीछे का परिश्रम बड़ा कठिन है। ठीक है भाई, सवाल छांटना पड़ता है कि क्या सवाल पेपर में आ सकता है, इसलिए एक एक सवाल का अपना महत्वपूर्ण क्या भाई रोल है। ठीक है भाई, चलिए पूछा जाएगा द नाइट वॉचमैन, एक उपन्यास है द नाइट वॉचमैन, किसने लिखा है, लिख लीजिएगा। लिखिएगा लुइस ऑल्ड्रिच, लुइस ऑल्ड्रिच ने लिखा है, याद रखना है, हम बता रहे हैं लुइस ऑल्ड्रिच, इन्होंने एक उपन्यास लिखा द नाइट वॉचमैन। तो पूछा जाएगा द नाइट वॉचमैन किसने लिखा, तो द नाइट वॉचमैन ये उपन्यास है और इसके राइटर का नाम है, याद रहे, लुइस ऑल्ड्रिच। क्या नाम है, लुइस ऑल्ड्रिच। इनके द्वारा द नाइट वॉचमैन लिखा गया। तो सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा द नाइट वॉचमैन उपन्यास किसने लिखा है, तो आप लुइस ऑल्ड्रिच खोजे, कैसे खोज लियो लुइस ऑल्ड्रिच और जैसे आएगा टिक लगाइए, गोला करिएगा, सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखना पंजाबी भाषा किस लिपि में, हाँ लिखी जाती है, तो बताना है गुरुमुखी लिपि। कौन सा भाई, गुरुमुखी लिपि। बात समझ में आया भाई, हाँ गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है।
तो याद रखिएगा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बात अगर समझ में आए तो बताइए भाई, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है क्या? पंजाबी किसमें? हिंदी देवनागरी में, लेकिन पंजाबी गुरुमुखी में। मराठी, अरे महाराष्ट्र में चलता मराठी, तो उसका मराठी लिपि है, मराठी लिपि है। गुजरात का गुजराती लिपि है। तो याद रहे, ऐसा नहीं कि कोई नया बात हम कर रहे हैं, लेकिन याद रहे। अब 3 बातें बताएंगे। कौन कौन सा बात बताएंगे? पहले नंबर, राजस्थान की राजभाषा क्या है? राजस्थान, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो राजस्थान की अगर राजभाषा पूछे, गलती से राजस्थानी ऑप्शन में रही लगाए हो ना। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है भाई। क्या है? हिंदी है। हिंदी गलत नहीं करना है भाई, गलत नहीं करना है। नागालैंड की राजभाषा, हाँ तो बिल्कुल करेक्ट। हाँ, नागालैंड की राजभाषा अगर पूछा जाए तो बताना है अंग्रेजी है। नागालैंड का क्या है? अंग्रेजी है। बिहार की राजभाषा, हाँ बिल्कुल करेक्ट। देखो भोजपुरी ना बता दियो। हाँ, तो बिहार की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। कुछ बातें जो एकदम कंफ्यूज नहीं होना, गलती से भी कोई भी बात गलत नहीं करना है। बात समझ में आया भाई? इतनी बातें क्लियर हुआ? लिखिए सब, नोट करिएगा। तो मॉरिशस की राजधानी क्या बताया? पोर्ट लुइस बता दिया। हाँ, सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ? सबसे ज्यादा गन्ना का उत्तर प्रदेश में। रबर सबसे ज्यादा कहाँ? केरल में। लेकिन याद रहे, दुनिया में रबर सबसे ज्यादा थाईलैंड में। हाँ, दुनिया में कहाँ? थाईलैंड में। अगर विश्व में पूछे थाईलैंड बताइएगा, भारत पूछे केरल बताइएगा। चाय कहाँ भाई? असम। चाय पूछेगा असम। जूट पूछेगा पश्चिम बंगाल। जूट का उत्पादन कहाँ होता सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल के अंदर होता। बात समझ में आ भाई? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, 15 मार्च। और राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर। कब भाई? 24 दिसंबर को। और भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब से? 1 अप्रैल से लेकर कहां तक? 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या भी भारत का वित्तीय वर्ष है, भारत का वित्तीय वर्ष है। समझ में आया भाई? चलिए, याद रखना है, अगर संसद की बात करें, संसद की बात करें, संसद की कार्रवाई पर बात करें, संसद की कार्रवाई सुनिएगा जल्दी से। संसद की कार्रवाई से जगदंबिका पाल, सिद्धार्थ नगर के लाल जगदंबिका पाल, जब ये पहुंचते होंगे संसद भवन में, तो सबसे पहले होता प्रश्नकाल। क्या होता भाई? प्रश्नकाल होता है। 11 बजे, कै बजे? 11 बजे खा पी के आराम से पहुंचते हैं। 1 घंटा चलता, 11 से लेकर 12, बस 1 घंटा। 1 घंटा के बाद फिर लग जाता चाय पिए के। 1 घंटा बाद है तुरंत हो जाए शून्यकाल। क्या? शून्यकाल तुरंत आ जाएगा। शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 तक होता है। 1 बजे तक होता है। समझ में आया? इसके बाद फिर शाम को चलता है प्रश्नकाल। फिर क्या चलता भाई? फिर चलता भाई प्रश्नकाल चलता है। याद रहे, इसके बाद फिर प्रश्नकाल शुरू होगा, और प्रश्नकाल शुरू होता है आपका 2 से 5। याद रखना है कब से? 2 बजे से लेकर कब तक? 5 बजे तक चलता है प्रश्नकाल। बता दिया, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए, सवाल आएगा तो बता दीजिएगा। बात क्लियर हो गया भाई? नोट करिएगा। हाँ, ये सवाल जो आएगा यहीं से आएगा, नोट करिएगा। बात समझ में आ गया भाई? चलिए, और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो याद रखिएगा कि एक जो है अगर हम बात करें, एक एंजाइम का नाम क्या है? प्रोटीएज। ये प्रोटीएज क्या होता है? तो डिटर्जेंट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोटीएज। हाँ, याद रखना है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट अगर पूछा जाए, डिटर्जेंट के निर्माण में अगर पूछा जाए, किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, हाँ किया जाता है। तो याद रखना है प्रोटीजेट। तो प्रोटीएजेट नाम है, हाँ प्रोटीएजेट नाम है। एजेट ये क्या होता? प्रोटीएजेट क्या भाई? ये प्रोटीएजेट क्या होता है? तो याद रहे, कपड़ा जब धोआई तब कपड़वा धोए के बाद सरफवा ऐसा फिसला हाथवा पे, हाथवा स्लिप करता है, ऐसे करता कि नहीं करता भाई? हाँ, तो जो प्रोटीजेट होता है, प्रोटीएजेट जो होता है, इसका काम होता है सरफ के अंदर झांक क्या करना भाई? झांक को चमकदार बना देता है। कबो कबो जो बुलबुला निकला ना, बुलबुला वो हमारा देखबो तो लाल पियर हरे कुल मेर के चमकी ऐसे होता कि नहीं होता? बुलबुला जो है सरफ वाला, आप देखिएगा उसमें चमक है, तो चमक यही लाता है। तो डिटर्जेंट के निर्माण में किसका
किस एंजाइम का प्रयोग किया? प्रोटीएजेट। प्रोटीएजेट ये एंजाइम है, इसको मिलाते हैं तो सरफ में झाग जो होता है वो बड़ा चमकदार हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए, तो इतनी बातें समझ में आया। तो सवाल आप देखेंगे हम लोग उसी लेवल का पढ़ रहे हैं जो हमारे पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है। ठीक है भाई, चलिए आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूछेगा उपदंश रोग। तो उपदंश रोग याद रखना, इसी को सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को सिफिलिस कहते हैं। एक रोग है गोनेरिया, क्या नाम है? गोनेरिया नाम है, याद रखिए क्या नाम है? गोनेरिया नाम है। HIV याद रखना है, HIV एड्स याद रखना है। ये सभी बीमारी कैसे बीमारी हैं? तो याद रखना है यह यौन, हाँ, संबंधों से होता है। तो यौन संचारित बीमारी, कैसी बीमारी भाई? यौन संचारित बीमारी है, यौन संचारित बीमारी है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा यौन संचारित बीमारी नहीं है या कौन सा है? तो याद रखना है उपदंश माने सिफिलिस, गोनेरिया, HIV एड्स, ये हाँ यौन संचारित रोग हैं। क्या है? यौन संचारित रोग है। तो याद रखिए, गलत नहीं करना है और सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद याद रखना है, एक हम जो है बता दें आपको, एक जो हम कृमि का नाम बताने वाले हैं, नाम है क्या? टीनिया सोलियस। टीनिया सोलियस क्या है पूछेगा? टीनिया सोलियस क्या है? टीनिया सोलियस क्या भाई? टीनिया सोलियस क्या है? सोलियस ये क्या होता भाई? टीनिया सोलियस क्या होता है? याद रखना, टीनिया सोलियस ये जो पोर्क खाते हैं। आप कहेंगे पोर्क क्या होता है? सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। तो जो लोग उसका मांस खाते हैं, अगर वो पूरा पका नहीं, थोड़ा सा कच्चा रह गया ना, तो आपको क्या? टीनिया सोलियस आपके अंदर चला जाएगा, बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बीमारी हो जाएगा। तो ये पोर्क के मांस में, पोर्क मांस की बात कर रहे हैं, समझ में आया भाई? तो पूछे जाएगा कि टीनिया सोलियस ये किस में पाए जाने वाला कृमि है? कृमि। तो बताइएगा, ये पोर्क के मांस में पाया जाने वाला कृमि है टीनिया सोलियस। क्या नाम है भाई? टीनिया सोलियस। किसमें? पोर्क के मांस में। किसमें? पोर्क के मांस में। समझ में आया भाई? तो जो लोग ऐसा मांस खाते हैं और वो कभी कच्चा रह जाता है, पूरा नहीं पकेगा, तो वहां पर बीमारी होने की संभावना है। क्या हो जाएगा भाई? बीमारी होने की क्या है? संभावना है। तो याद रखिएगा, टीनिया सोलियस ये पोर्क के मांस में पाया जाता है, और अगर वह पूरा मांस पका नहीं तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकता है। समझ में आया भाई कैसी समस्या? तो वहां पर जो है, हाँ, टीनिया सोलियस जो होता है वो चला जाएगा ये पोर्क के मांस में, और ये आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा भाई? प्रवेश कर जाएगा। तो आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि आपके पेट में समस्या, आपके आंत में समस्या हो सकती है। ठीक है भाई, चलिए अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितना है? 118। तो पूछा जाएगा कि हाँ, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या अगर पूछा जाए, वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या पूछा जाए तो क्या बताइएगा? याद से 118 बताइएगा। हाँ, कुल तत्वों की संख्या कितना भाई? वर्तमान में 118। कितना भाई? 118 बताइए, गलत नहीं करना है एक भी सवाल। वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? तो 118 तत्व है वर्तमान में ज्ञात। कितना? 118 में। कितना भाई? 118 तत्व है। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? कितने भाई? 118 तत्व वर्तमान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा, आपसे पूछा जाए कि बताइएगा कि जंगल महल कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल। जंगल महल कहां है? लिख लीजिए, जो हम बोले उसको लिखिएगा। जंगल महल पश्चिम बंगाल में है। जंगल महल कहां है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां स्थित है भाई? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। बात क्लियर हुआ? चलिए अब बात करें, एक प्रक्रिया है बल्केनाइजेशन। कौन सी प्रक्रिया? बल्केनाइजेशन। ये क्या होता है? बल्केनाइजेशन। इसमें जो है, इस प्रक्रिया में बल्केनाइजेशन जो होता है, तो रबर में मिलाया जाता गंधक, क्या मिलाया जाता है? तो गंधक। रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए, रबर की खेती होती है,
रबर की खेती होती है, पेड़ के रबर का पेड़ होता है और उसके पेड़ से दूध निकलता है, उसी से बनता है रबर। तो रबर जो है अगर पेड़ के दूध से निकाल कर बना दिया ना, वो कमजोर हो जाएगा। तो उसको मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रबर में मिलाना पड़ेगा गंधक। गंधक मिलाएंगे तो रबर मजबूत हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया किसमें होती, तो रबर में होती। किसमें होती है भाई, रबर में। तो रबर को मजबूत करने के लिए, रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए, हाँ, मजबूती प्रदान करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो क्या बताना है, किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, अपनाया जाता है, तो क्या बताइएगा। हाँ, तो याद रखना है वल्केनाइजेशन। क्या प्रक्रिया भाई, वल्केनाइजेशन है। वल्केनाइजेशन में क्या क्या होगा, तो रबर में क्या मिलाया जाएगा भाई, गंधक मिलाया जाएगा और वो मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद हो गया भाई। अब पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। तो याद रखना है आत्महत्या की थैली, हाँ, आत्महत्या की थैली अगर पूछा जाए, हाँ, तो याद रखना है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो बताना है लाइसोसोम को। किसे कहते हैं भाई, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा कि लाइसोसोम किसे कहते हैं या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। समझ में आया, लाइसोसोम क्या भाई, आत्महत्या की थैली कहलाता है। समझ में आया भाई, हाँ, लाइसोसोम जो है ये क्या है, आत्महत्या की थैली होता है। अब हमने बताया यहां पर वल्केनाइजेशन। क्या गैल्वेनाइजेशन पता है, गैल्वेनाइजेशन पता है, तो क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, तो याद रखना है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो याद रखना गैल्वेनाइजेशन जो होता है, इसमें लोहे को, हाँ, लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, हाँ, जिससे जिंक ना लगे, मतलब वो ना लगे, नहीं, अरे क्या लग जाता, जंग ना लगे। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, हाँ, लोहे को जंग से, हाँ, बचाने के लिए, हाँ, क्या किया जाता भाई, तो यहां पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता। क्या किया जाता, गैल्वेनाइजेशन। इसमें लोहे पर किसकी परत होती है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। समझ में आया भाई, तो लोहे पर जस्ते की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, गुब्बारे में भरा जाता हीलियम। तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा जाता, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है। हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील है, लेकिन हीलियम ज्वलनशील नहीं है, इसीलिए गुब्बारे में कौन गैस, हीलियम भरा जाता है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, हाँ, गुब्बारे में कौन सा गैस, तो गुब्बारे में, हाँ, हीलियम भरा जाता है। गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता भाई, हीलियम। हाँ, तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। याद रहे, गलत नहीं करना है। गुब्बारे में कौन गैस, हीलियम। गुब्बारे में हीलियम भरा जाता। हवाई जहाज के टायर में हीलियम गैस, हवाई जहाज के टायर में हीलियम। बात समझ में आया भाई, हाँ, तो याद रखिए नाइट्रोजन भी भरते थे, लेकिन आप दोनों याद रखिएगा हीलियम लगाइएगा। क्या लगाना भाई, हीलियम। हाँ, तो रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए वल्केनाइजेशन, रबर में क्या मिलाया जाएगा, गंधक मिलाएंगे, तो वल्केनाइजेशन से रबर मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रबर मजबूत हो जाएगा। बात समझ। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। बात क्लियर हो गया भाई। चलिए, तो खगोलीय दूरी किससे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से। हाँ, खगोलीय दूरी किससे मापा जाता है, तो पूछा जाए खगोलीय दूरी किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो क्या बताना है, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी किससे मापा जाता है, मापा जाता है। हाँ, तो याद रखना है कि किससे मापा जाता है, तो क्या बताइएगा, हाँ, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो सवाल ऐसे घुमा घुमा पूछेगा भाई, प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी किससे मापा जाएगा, प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी मापा जाता। क्या मापा जाता भाई, खगोलीय दूरी मापा जाता किससे, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या भाई, दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की क्या है, इकाई है।
समझ में आया भाई? अच्छा बताइएगा, पंचवर्षीय योजना की बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? दूसरा किसके? हाँ पीसी महालनोबिस ना। और पहला वाला? वाह भाई वाह, हेराडोमर। वाह भाई कमाल हो गया। ठीक है, ऐसे ही रट लेना एक एक सवाल, एक एक सवाल रटिएगा, समस्या हो जाएगा खत्म। ठीक है भाई। तो पूछा जाएगा कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन किसने चलाया था? बंगाल में पागलपंथी आंदोलन करमशाह के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखा, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन किसने चलाया? बंगाल में पागलपंथी आंदोलन किसने चलाया? किसने चलाया? तो याद रखना है, जब भी पागलपंथी का नाम आएगा करमशाह का नाम बताना। क्या नाम है भाई? करमशाह के द्वारा बंगाल में चलाया गया था क्या? पागलपंथी आंदोलन। समझ में आया कौन सा आंदोलन? पागलपंथी आंदोलन चलाया गया था। समझ में आ गया भाई? अच्छा बताइएगा, भारत की सीमा कितने देशों को जोड़कर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? मतलब भारत से कई देश लगे हैं? भारत से कई देश है भाई? बांग्लादेश लगा कि नहीं लगा है? अरे बांग्लादेश है कि नहीं है? है, बांग्लादेश लगा है। क्या चाइना लगा कि नहीं लगा है? चाइना देश लगा है। कब पाकिस्तान लगा कि नहीं लगा? पाकिस्तान भी लगा है। का नेपाल बगलियम बा, नेपाल ही बगलियम बा। म्यांमारो लगा है, भूटान भी लगा है, अफगानिस्तान भी लगा है। तो 7 देश, कितना? 7 देश भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो पूछेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा कै देश? 7 देश हैं जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बात अगर समझ में आए तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक तो बांग्लादेश भारत से जुड़ा हुआ है, चाइना जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार भी है, भूटान भी है। 7 हैं। ना ही समझ में आए लिख लो, अगर ना ही समझ में आए। 7 देश हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, बांग्लादेश लिखिएगा। हो गया भाई? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। हो गया भाई? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान। हाँ लिखिए, म्यांमार, भूटान लिखिएगा। म्यांमार हो गया, भूटान भी हो गया भाई। क्या हो गया? भूटान हो गया, भूटान भी हो गया भाई। और क्या छूटा भाई? तो अफगानिस्तान लिखिएगा, अफगानिस्तान, नेपाल लिखिएगा। अफगानिस्तान के साथ ये नेपाल भी लिखना। ये सब किससे जुड़े भैया? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा देखो, गलती से गलत ना ही करे थे। अब फिर एक एक सवाल का रूल है। ठीक है भाई? चलिए, तो पूछा जाएगा वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा के सुधार से। हाँ, वुड का डिस्पैच 1854। तो याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, हाँ 1854 किससे संबंधित है? हाँ, तो अंग्रेजी शिक्षा से। किससे भाई? हाँ, ये इसका संबंध पूछा जाए तो ध्यान से बताना, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा से क्या है? संबंधित है। हाँ, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 किससे संबंधित है? हाँ, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। 90 दिन का मेहनत आपको बना देगा होमगार्ड। क्या? होमगार्ड बना देगा। ठीक है भाई? बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, तो पूछा जाएगा चार्ल्स वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है? तो क्या बताइएगा? अंग्रेजी शिक्षा। ये कब आया? 1854। कब आया भाई? 1854। कब आया? 1854 में आया था, 1854। ठीक है भाई? तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, 1854 में आया था। यहां गैल्वेनाइजेशन क्या है भाई? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है भाई? गुब्बारे में कौन गैस? हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारे में और हवाई जहाज के टायर में भी। हाँ, तो हवाई जहाज के टायर में, हवाई जहाज के टायर में कौन सा गैस भाई? तो हीलियम गैस भरा जाता। क्या भरा जाता भाई? हीलियम गैस भरा जाता। हवाई जहाज के टायर में हीलियम गैस भरा जाता। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें बताइएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या भाई? नहीं भाई, आप नहीं बता पा रहे हैं कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। क्या बताइएगा? नूर सुल्तान। क्या बताइएगा भाई? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। क्या नाम है भाई? तो नूर सुल्तान बता के चलना है। बात क्लियर हुआ भाई? हाँ, तो ध्यान से एक एक सवाल पर हम लोग आगे बात करेंगे, बीच बीच में राजधानी से भी सवाल बीच बीच में लाते रहेंगे, ठीक है भाई? अच्छा, तो पूछा जाएगा कि कहवा का उत्पादन कहाँ होता भारत में? भारत में पूछा जाए तो नहीं भाई, कहवा कर्नाटक। कहवा कर्नाटक। भारत में किस किस्म की कॉफी मिलती है? भारत में किस किस्म की कॉफी पाई जाती है? अरेबिका। भारत में कौन कॉफी? अरेबिका कॉफी भारत में। हाँ, तो याद रखना भारत में कैसी कॉफी पाई जाती है। तो यार, भारत में किस कॉफी का उत्पादन होता है? तो भारत में किस किस्म के कॉफी का उत्पादन किया जाता है? किस किस्म के कॉफी का उत्पादन होता है? कॉफी का उत्पादन होता है। तो याद रखना है कि अरेबिका। क्या बताइएगा भाई? अरेबिका बताइएगा। और कॉफी का से कर्नाटक। हाँ, तो याद रखना अरेबिका कॉफी। हाँ, याद रखना कर्नाटक। और विश्व में कॉफी कहवा ब्राजील, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, तो भारत में कर्नाटक में कहवा कर्नाटक। क्या? कहवा कर्नाटक बताइएगा। क्लियर हो गया भाई? चलिए, समझ में आया? अब पूछा जाएगा अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? गांधी जी। अरे गांधी जी भाई। हाँ, तो पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक। हाँ, हरिजन संघ के संस्थापक का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी। क्या नाम है भाई? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के साथ कौन उद्योगपति थे? तो याद रखना है, क्या नाम था भाई? कौन बिड़ला थे? ठीक है भाई? घनश्याम दास बिड़ला। ओम बिड़ला नहीं भाई, घनश्याम दास बिड़ला। अरे भाई, गलत नहीं करना है। तो उद्योगपति भी इनके साथ थे। 1932 की बात है। इन्होंने हरिजन जो है संघ की स्थापना किया महात्मा गांधी ने। ठीक है भाई? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। अच्छा, क्या आपको पता है महारानी विक्टोरिया द्वितीय का निधन हो गया है? महारानी विक्टोरिया द्वितीय का निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया है? 70 साल तक। महारानी विक्टोरिया द्वितीय का निधन हो गया। उन्होंने कब तक शासन किया? 70 वर्षों तक शासन किया महारानी विक्टोरिया द्वितीय। ठीक है भाई? कुछ बातें लिखना नहीं, दिमाग में लिखना। कुछ बातें क्या करना है? दिमाग में लिख लेना है। ठीक, समझ में आया? सिंधु लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? दाएं से बाएं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं। तो याद रखना है, सिंधु लिपि अगर पूछा जाए तो दाएं से बाएं। सिंधु लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती, दाएं से बाएं। हालांकि इस लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन यह पता सिंधु लिपि किधर से किधर? दाएं दाएं दाएं। पहला दाएं फिर बाएं, पहला दाएं फिर दाएं से बाएं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं। बात क्लियर हुआ भाई? तो याद रखिएगा, सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से लेकर बाएं तक सिंधु लिपि लिखी जाती है। समझ में आया भाई? दाएं से बाएं बताना है। अच्छा, याद रहे कि बांग्लादेश कब अलग हुआ है? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ है। तो बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ। एक बात बता दें, बांग्लादेश के तरफ से देखिए, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक के रहा। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों एक था। पाकिस्तान उधर, बांग्लादेश इधर। ठीक है भाई? तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो आप देखिएगा, जहां बांग्लादेश वर्तमान में ये पाकिस्तान का हिस्सा था, तो जब वहां के लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया तो पूर्वी पाकिस्तान वालों ने किस सेना को बनाया था? ऐसे बता दे रहे हैं, मुक्ति वाहिनी। कौन सेना रहा? मुक्ति वाहिनी। याद रखिएगा, 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां के लोगों को जो सेना थी, मुक्ति वाहिनी थी, वो अपने आप को मुक्त करना चाहते। क्या करना चाहते थे? मुक्त करना चाहते थे। तो बांग्लादेश बना 1971 में। किससे कटकर? भगत सिंह का जन्म कहां हुआ? लिख लीजिए, नहीं पता है। भगत सिंह का जन्म कहां हुआ? याद रखिए, बंगा गांव, बंगा गांव, पंजाब। बंगा गांव 1907 पंजाब में। भगत सिंह का जन्म अगर पूछा जाए, भगत सिंह का
जन्म अगर पूछा जाए तो 1907 में बंगा गांव, ये कहां पड़ता है? पंजाब में, बंगा गांव पंजाब। तो याद रखना है बंगा गांव पंजाब के अंदर ही भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है भाई। और ये अब वर्तमान में कहां पड़ता? पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान। अच्छा पंजाब देखिए, ध्यान रहे पंजाब दो ठू है, एक ठू इंडिया, एक ठू पाकिस्तान में। तो बंगा गांव हम पंजाब की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में पड़ता, कहां? ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता भाई? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। तो बंगा गांव क्या बताइएगा? पाकिस्तान बताइएगा। भगत सिंह का जन्म पूछा जाएगा तो बंगा गांव पाकिस्तान बताइएगा। यहीं पर 1907 में, कब हुआ? 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है। भगत सिंह का जन्म 1907, बंगा गांव पंजाब की बात कर रहे हैं भाई। तो 1907 में ऐसे भी सवाल पेपर में आएंगे जो आप तो जानेंगे नाम, लेकिन उनका जन्म ही नहीं जानेंगे और यहीं से आप फंस जाएंगे। ठीक है भाई, यहीं से फंसने की संभावना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। पूछा जाएगा भू संतुलन शब्द, लिखिएगा। भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द, भू संतुलन शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? किसने किया? तो याद रखना नाम है डटन। डटन, इन डटन रहे हैं, हाँ डटर हैं। तो डटन महोदय के द्वारा भू संतुलन शब्द का पहला प्रयोग डटन के द्वारा किया गया। क्या नाम है भाई? डटन के द्वारा भू संतुलन का पहला प्रयोग किसके द्वारा? डटन के द्वारा किया गया। डटन का नाम है, डटन नाम है, यानी बटन ना रहे, डटन रहे। ठीक है भाई। चलिए तो पूछा जाएगा भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता? भाषा सम्मान साहित्य अकादमी के द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। भाषा सम्मान किसके द्वारा दिया जाता? भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना है किसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना, बताना साहित्य अकादमी। क्या बताइएगा भाई? साहित्य अकादमी बताइएगा। भाषा सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा। मात्र 90 दिन का मेहनत है, उसके बाद होमगार्ड बनना तय है। ठीक है भाई। चलिए ध्यान से सुनिए भाई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा जाए तो ध्यान से बताइएगा। उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तब भी राज्यपाल ना बताओ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है, हाँ राष्ट्रपति करता है। तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गलत नहीं करना है किसी कीमत पर। ठीक है भाई। तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। समझ में आया? अच्छा फिर दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल। ध्यान से बातों को सुनिएगा। एक दिन में महारत हासिल नहीं करेंगे, लेकिन याद रहे धीरे धीरे जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही आप कंटिन्यू 15-20 दिन पढ़ते हैं, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अब होमगार्ड क्या अपने हाथों में। ठीक है भाई। तो होमगार्ड जो है कोई बड़ी बात नहीं है, बस खाली आपका जो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप होमगार्ड बनने की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। परीक्षा पास कराने की जिम्मेदारी हमारी, फिजिकल में पास होने की जिम्मेदारी आपकी, दौड़ पास होने की जिम्मेदारी आपकी, परीक्षा पास कराने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है भाई। तो मेरिट लिस्ट में नाम लाना हमारी जिम्मेदारी है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा, लेकिन जो बताया जाए वहां जाने के बाद आप जो है, अगर वहां जाने के बाद
आखियम पर्दा पड़ जाए तो हम क्या करें लेकिन हम जो है जो बात बताए उसको सही सही सुनिएगा और आपका आप देखिएगा कि स्कोर तगड़ा आ जाएगा। चलिए इतनी बातें अगर समझ में आया तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना ये बताए थे भाई हरियाणा से 22 जनवरी 2015। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो 22 जनवरी 2015 कौन सा योजना था भाई? हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। वाह भाई वाह हरियाणा बेटी हाँ बचाओ हाँ बेटी पढ़ाओ योजना। तो याद रखना भाई हाँ यह योजना हरियाणा में शुरू हुआ था, हरियाणा से पूरे देश में शुरू हुआ। तो याद रखे 22 जनवरी 2000 वाह भाई वाह 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हरियाणा से। कहां से हुआ भाई? हरियाणा से। कहां शुरू हुआ भाई? तो हरियाणा से शुरू हुआ। चलिए पूछा जाएगा कि भारत में हाँ भारत में योजना अवकाश अभी सवाल आया था पेपर में कब से कब तक है? हाँ वाह भाई वाह बिल्कुल करेक्ट। तो योजना अवकाश कब से कब तक है भाई? 66 से लेकर 1969 तक है। 66 से 69 तक है। वाह भाई वाह। तो योजना अवकाश अगर पूछा जाए योजना अवकाश अगर पूछा जाए तो याद रखना है 1966 से लेकर 1969 तक यही तो था योजना अवकाश, यही तो है भाई। अच्छा बिंबिसार किस वंश का राजा है? वाह भाई वाह बिंबिसार किस वंश का राजा? तो बताना है किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का था भाई? हर्यक वंश का। बार बार बोलते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? एजुकेशन नहीं राष्ट्रीय एजुकेशन डे। गलत गलत गलत। अरे नहीं भाई 11 नवंबर राष्ट्रीय हाँ शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस गलत कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर हाँ अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में मनाते हैं। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। कब है भाई? 11 नवंबर को। बात क्लियर हो गया भाई। चलिए आप हमें बताइएगा पूछा जाएगा कि राजा जी नेशनल पार्क कहां है? राजा जी हाँ तो एशियाई हाथी पाई जाती है। राजा जी में क्या? तो याद रखना राजा जी अगर पूछा जाए राजा जी वन्य जीव जो है हाँ तो यहाँ एशियाई हाथी राजा जी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भाई उत्तराखंड में एशियाई हाथी क्या पाई जाती भाई? तो याद रहे एशियाई हाथी, एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो गलती से भी गलत नहीं करना, एशियाई हाथी बताना। क्या बताना है? एशियाई हाथी बता के चलना है। बात समझ में आया भाई? तो सिंधु लिपि दाएं से बाएं और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो नियुक्त करता राष्ट्रपति कौन करता भाई? बात क्लियर हुआ? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वाह भाई वाह। बांधवगढ़ अगर पूछा जाए कि नेशनल पार्क कहाँ है तो क्या बताइएगा? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित। कहां स्थित है भाई? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहां स्थित है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। बात समझ में आए कहां है? तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। चलिए अभी क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा। अभी हावड़ा कालका मेल एक ट्रेन है, हावड़ा कालका मेल, उस ट्रेन का नाम बदल दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। तो पूछा जाएगा हावड़ा कालका मेल का नाम क्या रखा गया? हाँ हावड़ा कालका मेल, कालका हाँ मेल, मेल ट्रेन का नाम बदल कर क्या रखा गया? ट्रेन का नाम बदल कर क्या रखा गया? क्या रखा गया? तो याद रहे हाँ याद रहे इसका नाम हो गया भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। तो याद रखिएगा हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर हो गया भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। अगर समझ में आए तो फिनलैंड की राजधानी बताइएगा।
फिनलैंड की राजधानी क्या पुलिस में आया था? अरे हेलसिंकी भाई। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। फिनलैंड की राजधानी अगर पूछा जाए, हाँ फिनलैंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? हेलसिंकी बताना। क्या बताना भाई? हेलसिंकी बताना है। हाँ तो फिनलैंड की राजधानी क्या था भाई? हेलसिंकी बता के चलना है। क्या बताना भाई? हेलसिंकी बता के चलना है। बात क्लियर हुआ? एक देश है लिथुआनिया, उसकी राजधानी विनियस। हाँ लिथुआनिया अगर पूछा जाए, लिथुआनिया ये देश है, इसकी राजधानी विनियस। की राजधानी क्या है? तो बताना विनियस। क्या नाम है भाई? विनियस। विनियस। लिथुआनिया देश की राजधानी पूछा जाए तो विनियस बताइएगा। लिथुआनिया का विनियस। क्या बताना भाई? लिथुआनिया देश की राजधानी क्या है? विनियस। ऐसे ही सवाल पेपर में आने वाला है। बात समझ में आया? चलिए, तो एक ज्वालामुखी का नाम रिंग ऑफ फेस, रिंग ऑफ फायर या रिंग ऑफ फेस ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? तो याद रखना प्रशांत महासागर में। तो पूछा जाएगा रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो रिंग ऑफ फायर पूछा जाएगा ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहां स्थित है? तो क्या बताइएगा भाई? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के अंदर स्थित। कहां स्थित है भाई? प्रशांत महासागर के अंदर। प्रशांत महासागर। और समझ में? अच्छा याद रहे, अंगोरा ऊन किससे मिलता है? अंगोरा याद रखिएगा, पूछा जाए अंगोरा ऊन किससे प्राप्त हो? तो खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से लिख लीजिए भाई। अंगोरा ऊन पूछा जाएगा तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से मिलता है। किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। हाँ तो नॉर्मल जो ऊन है उसका 4 गुना गर्म करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है अंगोरा ऊन। समझ में आया? अंगोरा का साल बड़ा महत्वपूर्ण है। याद रहे अगर पूछा जाए, एक साल है पश्मीना। पश्मीना साल किससे? बकरी से। पश्मीना साल बकरी से। याद रखना है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो पश्मीना ऊन अगर पूछा जाए बकरी से। ठीक है भाई? तो ये बकरी से जो है निकाला जाता है। बकरी से। पश्मीना ऊन बकरी और अंगोरा ऊन खरगोश। अंगोरा खरगोश और पश्मीना बता दिया। ठीक है भाई? चलिए, सेब खाएंगे लोहा मिलेगा। सेब खाने में क्या मिलता? आयरन। सेब खाएंगे क्या मिलेगा? आयरन। तो सेब खाने से क्या मिलता भाई? आयरन मिलता है। सेब काट के धई देवो, कुछ देर बाद करिया हो जाएगो। अरे लोहा का है? लोहा। समझ में आया? क्या पाया जाएगा भाई? लोहा। बात अगर समझ में आया। अच्छा एक सवाल बता दें, ऐसे पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। कहेगा एक बाल्टी है, एक बाल्टी पारा से भरा है। एक बाल्टी पारा से भरा है। जब उसमें एक लोहे की गेंद डाली जाती है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहे का गेंद डूबी नहीं, पौरी ऐसे तैरी। तो पारे के बाल्टी में लोहे की गेंद क्या होगा? तैरेगा। गलत नहीं करना। क्या हो जाएगा भाई? तैरेगा। समझ में आया भाई? तो पारे के बाल्टी में लोहे के गेंद क्या होगा? तैरेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा भाई। तो ऐसे सवाल भी घुमा घुमा पूछेगा तो याद रहे गलती से भी गलत नहीं करना है एक भी सवाल। ठीक है? ध्यान से सुनिए। और हमने कहा भाई सवाल जो है, जो भी आएगा सवाल फंसाने की जिम्मेदारी हमारी है। परीक्षा पास करवाएंगे हम, बस फिजिकल पास करिए आप। ठीक है भाई? प्याज सबसे ज्यादा कहां? नासिक महाराष्ट्र में। प्याज का उत्पादन पूछा जाए तो प्याज का उत्पादन अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई? हाँ प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता भाई? महाराष्ट्र के अंदर होता। नासिक। कहां होता भाई? नासिक महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज्यादा। अच्छा दुई बात। कौन कौन बात? एक पूछेगा कि बताइएगा कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही अगर पूछा जाए, गलत ना बताइए, गलत नहीं, सर्वग्राही रक्त समूह पूछा जाए तो याद रहे AB बताना है। जिसका AB है वो सर्वग्राही है। और सर्वदाता पूछा जाए वो बताइएगा। सर्वदाता बिल्कुल करेक्ट। रक्त समूह अगर पूछा जाए तो वो बताइएगा। देखिए ऐसे ही जान जान के गलत हो जाएगा, जानबूझ के गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रहे बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल और गलत नहीं करना है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम,
नर्मदा नदी का उद्गम पूछा जाए तो क्या बताएगा भाई? अमरकंटक। क्या बताना है? अमरकंटक। बस खाली जो बताए उसको रट लीजिए, उसमें दिमाग ना लगाइएगा, दिमाग नहीं। गोदावरी नदी नासिक से। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? हाँ, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो गोदावरी नदी का उद्गम पूछा जाए क्या बताइएगा? तो बताना है गोदावरी कहां से निकला। गोदावरी नदी नासिक। गोदावरी नदी कहां से? नासिक बताइएगा। क्या? नासिक बता के चलना है। बात समझ में आया भाई? चलिए, कृष्णा नदी कहां से निकलती? महाबालेश्वर से। कृष्णा नदी कहां से निकलती? महाबालेश्वर से। कृष्णा नदी पूछा जाए तब बताइएगा महाबालेश्वर। कृष्णा नदी कहां से? तो बताइएगा महाबालेश्वर। कहां से भाई? तो हाँ, ये निकलता महाबालेश्वर। कहां से? महाबालेश्वर से। तो याद रखना है, एक एक सवाल का अपना रोल है भाई। बस लिखिए, रखिए, एक एक सवाल जो बताया वो आपके पेपर में आना है। बात समझ में आया भाई? जो बता दिया वो पेपर में आएगा, इसलिए याद रहे, एक भी सवाल छोड़िएगा नहीं। हर सवाल का अपना रोल है, ठीक है भाई? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक। गोदावरी पूछेगा नासिक बताएगा, नासिक कहां? महाराष्ट्र। और कृष्णा नदी का उद्गम कहां? महाबालेश्वर। क्या? महाबालेश्वर बता के चलिएगा, ठीक है भाई? रट लीजिएगा। अच्छा बताइएगा, रक्त समूह की खोज किसने किया? वाह, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ऐसे ही बताना है, बिल्कुल करेक्ट। रक्त समूह की खोज अगर पूछा जाए तो बताना है रक्त समूह की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ऐसे बताइएगा भाई। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। रट लो, सवाल एक एक ठू याद रखो, गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो पूछा यह जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? डेसिबल। हाँ, बहुत बार आप कहेंगे, एक एक सवाल बहुत बार रिपीट होगा भाई। तो ध्वनि की तीव्रता किससे? डेसिबल। हाँ, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो बताना है डेसिबल। किससे भाई? डेसिबल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है भाई? डेसिबल से मापा जाता है। समझ में आया भाई? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाएगा? डेसिबल से मापा जाएगा। 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि क्या है? हानिकारक। 80 के ऊपर क्या है? हमने नहीं कहा, WHO ने कहा। किसने कहा? WHO ने कहा कि 80 के ऊपर की जो ध्वनि वो क्या है? हानिकारक है। बात समझ में आया? अच्छा, भारत में कई राज्य हैं? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक सवाल पूछें, बताइएगा कि आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। किस अनुसूची में संशोधन किया गया? किसमें किया गया भाई? याद रहे, कोनो भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र कुछ भी बदली पहिला में वाह भाई वाह। तो पहले अनुसूची में संशोधन हो जाए। पहले 28 राज्य, आप कितना है? 29 है। कितना भाई? 29, फिर 28, फिर कितना? फिर 28। पहले 29 राज्य, फिर कट के 28। तो जब भी चाहे 28 हो, चाहे 29, चाहे 27, पहले अनुसूची में संशोधन। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आया भाई? चलिए, तो बिहार में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, कितना सीट है? 243। बिहार विधानसभा 243 सीट है। बिहार लोकसभा में कैसे सीट? 40। बिहार राज्यसभा में कितना? 16। बिहार राज्यसभा में कितना? 16। तो याद रहे, हाँ, तो याद रहे, बिहार अगर हम पूछे बिहार के विधानसभा, बिल्कुल करेक्ट, रख लीजिए, सवाल फंसेगा। बिहार विधानसभा पूछा जाएगा कितना सीट? 243 है। बिहार के लोकसभा में कितना है? तो 40 सीट है। बिहार के राज्यसभा में कितना है? तो राज्यसभा में कितना सीट है भाई? 16 सीट है। और याद रहे, यूपी का यही बता देते हैं, उत्तर प्रदेश का भी बता दिया जाए। यूपी लोकसभा कितना? तो उत्तर प्रदेश लोकसभा 80 सीट। यूपी राज्यसभा कितना? तो राज्यसभा 31 सीट है भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, 403 बता दिया। और विधान परिषद कितना भाई? हाँ भाई वाह, विधान परिषद का अपने आप में 100 सीट है। हाँ, एक एक सवाल बहुत रख लो और देखो के रोक पावत होमगार्ड बने से क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है, बुझ गए? हाँ, तो भाई कमाल हो गया। चलिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो
क्या हो गया भाई, ज्यादा हो गया क्या? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आने वाले समय में जो है हाँ होमगार्ड यहाँ भाई भोजन बनना है, यही भोजन बनना है। क्या कह रहे हैं भाई, भोजन बनना है, भोजन करिए, पढ़िए, बैठा के तब तक बताएगा, होमगार्ड बना नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए चलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी, हाँ ध्यान सुनिएगा, विधान परिषद, हम क्या पूछने वाले हैं, अधिकतम अगर पूछा जाए कि विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होना चाहिए, संबंधित राज्य के सीटों का 1/3, संबंधित राज्य के सीटों का 1/3, और न्यूनतम कितना होना, 40। विधानसभा में अधिकतम कितना सीट, विधानसभा में अधिकतम 500, कितना 500, और न्यूनतम 60 सीट। न्यूनतम कितना, 60 सीट। समझ में आया भाई, न्यूनतम 60 सीट विधानसभा में, और अधिकतम पूछा जाए क्या हो जाएगा भाई, अधिकतम पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, अधिकतम 500 सीट हो जाएगा। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए इतनी बातें समझ में आया? हाँ तो हाँ यहीं पर जो है क्लास को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है भाई, फिर कल हम लोग अपने एपिसोड पे उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।